शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की गोली मारकर हत्या, पुलिस विभाग में हड़कंप। आईजी ने दिए हत्यारों को जल्द पकड़ने के निर्देश। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के कथित झूठ को बेनकाब करेगी भाजपा। गांव में जाकर किसानों को कृषि कानून की सही जानकारी देगा किसान मोर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी रामविलास पासवान को अपनी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद के नेताओं ने भी याद किया बिहार के कद्दावर नेता को। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और टीम प्रियंका के सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की सभी दलों के नेताओं से अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की अपील। और मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित किसान 16 को करेंगे 50 गांवों की महापंचायत। जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। शुक्रवार को दिन निकलते ही गाजियाबाद की लोहिया नगर कॉलोनी गोलियों की आवाज से सहम गई। स्कूटी पर सवार होकर आए बदमाशों ने ठेकेदार नरेश त्यागी को पहले गोलियां मारी। जब नरेश त्यागी गिर पड़े तो सिर पर 2 और गोलियां मारी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नरेश त्यागी मुरादनगर से भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा हैं। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा किया। गाजियाबाद की लोहिया नगर कॉलोनी शुक्रवार को सुबह गोलियों की आवाज से सहम गई। स्कूटी पर सवार होकर आए बदमाशों ने कई गोलियां चलाई। बदमाशों के निशाने पर थे 60 साल के नरेश त्यागी, जो रिश्ते में मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। नरेश त्यागी को नेहरू नगर स्थित अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर जांच पड़ताल की। एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की है। आज प्रातःकाल सियानी गेट थाना अंतर्गत सूचना मिली कि लोहिया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं श्री नरेश त्यागी, उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्किंग के घर के कुछ ही दूरी पर है। घर और पार्क के बीच में थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे। तभी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और इस मामले में टीमों को लगा दिया गया है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। नरेश त्यागी सरकारी ठेकेदार थे। वे पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में ठेकेदारी करते थे। सुबह करीब 5:30 बजे लोहिया नगर के पार्क में घूमने जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले 2 गोलियां मारी। जान बचाने के लिए नरेश त्यागी करीब 70 मीटर तक भागे, लेकिन जमीन पर गिर पड़े नरेश त्यागी को शूटर्स ने 2 और गोलियां सिर पर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नरेश त्यागी को यशोदा अस्पताल ले जाया गया। मूल रूप से मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव सारा के रहने वाले नरेश त्यागी रिश्ते में भाजपा के मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। अभी इसमें कुछ क्लूज़ हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जितनी पुलिस टीम है वो सभी जो अलग अलग दिशाएं हैं सभी उन सब दिशाओं पे काम कर रहे हैं। एंगल कई हो सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है एंगल क्या है। एंगल काफ़ी हो सकते हैं, सभी एंगल्स पे काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है ये शायद कुछ ठेकेदारी का भी काम कर सकते हैं, तो सभी एंगल्स पे काम किया जा रहा है। विधायक के मामा की हत्या की इस घटना को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार, डीएम अजय शंकर पांडे ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर घटना की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए। हत्या की सूचना मिलते ही जहां पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के फोन आने लगे, वहीं कई मंत्रियों ने फोन कर विधायक अजीत पाल त्यागी को सांत्वना दी। गाजियाबाद में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहां बेखौफ होकर अपराधी लूटपाट, डकैती और हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। हाल ही में बनाए गए किसान कानूनों को लेकर भाजपा अब आक्रामक ढंग से प्रचार प्रसार में जुट गई है।
भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सिलसिले में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीच सड़क ट्रैक्टर को जलाकर कांग्रेस ने किसान विरोधी अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कृषि कानून को लेकर विपक्षी दलों के विरोध की हवा निकालने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार का दावा है कि हाल ही में पारित 2 अध्यादेशों से किसानों का भला होगा। किसानों तक कानूनों की सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी भाजपा किसान मोर्चा को दी गई है। इसी सिलसिले में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राजकुमार चाहर ने शुक्रवार को गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता से पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस वार्ता में राजकुमार चाहर ने कहा कि कृषि कानूनों से अन्नदाताओं की आय बढ़ेगी, साथ ही गांवों का विकास होगा। सही मायनों में 2020 में किसानों को आज़ादी मिली है। पहले किसान कई बंदिशों से जकड़े हुए थे। इन कानूनों के माध्यम से बंदिशों को हटाया गया। एक बात की बोला करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान में होकर निकलता है। तो आज जो जोगी चरण सिंह जी ने जो सपना कभी देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो 3 विधेयक लोकसभा के अंदर पास हुए, एक लाइन में कहूं तो किसानों को आजादी का समय मिला है। चाहर ने कहा कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की बात है तो एमएसपी के लिए कभी कानून बना ही नहीं। यह एक प्रशासनिक आदेश है जो 1967 से लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि यह प्रशासनिक आदेश पहले की तरह लागू रहेगा। ये एमएसपी की चर्चा करते हैं। एमएसपी के लिए कभी कानून नहीं बना। एमएसपी एक प्रशासनिक आदेश है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है जो 1965 में ध्यान में आया और 1966-67 में से प्रभावी रूप से लागू किया गया और वो लगभग 25-26 फसलों पर इसका लागू होता है। एमएसपी प्रशासनिक आदेश तब से चल रहा है, आज तक चल रहा है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई और जो प्रशासनिक आदेश पहले लागू था वो निरंतर लागू रहेगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े संकल्प के साथ पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया और घोषणा की और संकल्प लिया कि एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि कांग्रेस के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। भाजपा की सरकार ने कमेटी की 95% सिफारिशों को लागू किया। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए चाहर ने कहा कि जिस ट्रैक्टर को किसान अपनी रोजी रोटी का साधन मानते हैं उसे बीच सड़क पर जलाया गया। स्वामीनाथन ये रिपोर्ट किसानों के हित में पेश की गई थी। एक सर्वे हुआ था, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी कि किसान की दशा कैसे सुधरे। 10 वर्ष तक पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको कभी देखा नहीं, कभी उसको छुआ नहीं, उसको कभी चिंता नहीं की, उसको लागू करने का कभी प्रयास नहीं किया। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने वही स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अधिकतर बिंदु उसमें से ले लिए, 90%, 95% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा है कि नए कानून से किसानों को अपनी फसल का सर्वाधिक मूल्य मिलेगा। किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है जहां उसे ज़्यादा कीमत मिलेगी। इससे पहले हातम सिंह नागर ने पगड़ी पहनाकर चाहर का स्वागत किया। प्रेस वार्ता में पृथ्वी सिंह, अशोक गोयल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, हातम सिंह नागर, बलदेव राज शर्मा, कृष्णवीर सिरोही, चंद्रमोहन शर्मा, वीरेंद्र सिंह मुन्ना, मुनेन्द्र सिसोदिया आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और टीम प्रियंका के सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि राजनीतिक विचारधारा से इतर अपराध और खासकर महिला अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने राजस्थान के करौली में एक साधु को जिंदा जलाने की घटना की जांच की मांग की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर मौन न रहें।
मानवता जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। अपराध को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अपराध अपराध है। हत्या, बलात्कार जैसे कुकृत्यों पर, विभत्स जघन्य अपराधों पर हमें आवाज उठानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि जब अपनी सरकार होती है तो लोग कुछ नहीं बोलते। राजस्थान में जो करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर के मारा गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है, मैं अपेक्षा करता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। मैं देश के सभी राजनीतिक लोगों से अपील करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, बलात्कार पर, हत्या पर मौन न रहें। सरकारें आएंगी और जाएंगी, मानवता जिंदा रहनी चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, भारत जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित 6 गांवों के किसानों ने अब जीडीए के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर को 50 गांवों की महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। किसानों ने जीडीए पर उनकी फसल को नष्ट करने का आरोप लगाया। जिंदाबाद। मधुबन बापूधाम आवास योजना के प्रभावित 6 गांवों के किसानों ने फिर जोरदार प्रदर्शन किया। रात को हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। किसानों ने 16 अक्टूबर को 50 गांवों की महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के भी शामिल होने की संभावना है। किसानों का कहना है कि अगर महापंचायत के बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने फोर्स लगाकर 7 अक्टूबर को किसानों की फसल को नष्ट कर दिया। इससे घबराए किसान रात भर जगकर खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि एक बड़े आंदोलन का बिगुल बज चुका है। यह तय हुआ है कि अब प्रशासन से मिलने के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी साथ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन लगातार कोविड-19 का बहाना बनाते हुए बातचीत से इनकार कर रहा है। किसानों का कहना है कि वे अब प्रशासन की रणनीति को समझ चुके हैं, इसलिए अब धरना नहीं आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। औरतें, बच्चे सब 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में दादरी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने तीनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज 8/10/2020 को थाना दादरी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा दादरी में रहने वाली एक 13 साल की युवती के साथ 2 दिन पहले 6 तारीख को उन्हीं के घर के सामने रहने वाले 3 लड़कों द्वारा दुष्कर्म किया गया था। यह सूचना पीड़िता की माता द्वारा पुलिस को दी गई थी और सूचना प्राप्त करते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया है कि अभियुक्त पहले से पीड़िता को जानते थे और वहाँ पर खेल रहे 12 साल के लड़के को भेजकर उन्होंने पीड़िता को अपने घर पर बुलवाया, जहाँ पे ये घटना घटी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और बाकी सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सभी अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। बिहार के कद्दावर नेता के निधन पर गाजियाबाद के कई नेताओं ने शोक प्रकट किया। गुरुवार को उनका निधन हो गया। 74 साल के पासवान काफी समय से बीमार चल रहे थे। 32 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने 11 चुनाव लड़े थे, जिनमें से 9 में जीत हासिल की थी। बिहार चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान के निधन से राजनीतिक जगत को गहरा झटका लगा है। बिहार के चुनाव से 20 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान के निधन से चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन उनके जाने से बिहार और केंद्र की राजनीति में एक शून्यता आ गई है। लंबे समय से बीमार चल रहे रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। उनके बेटे सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद से भी विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिहार के खगड़िया जिले के गांव शाहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान दलित परिवार में पैदा हुए थे। रामविलास पासवान ने अपने 32 साल के राजनीतिक करियर में 11 बार चुनाव लड़ा, जिनमें से 9 बार जीत हासिल की। उनके नाम पर 2 बार सर्वाधिक मतों से जीतने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है। रामविलास पासवान ने सियासी करियर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। पहली बार वह 1979 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में वह रेल मंत्री बने थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पासवान संचार मंत्री थे। 2004 में वह यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने थे। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर रामविलास पासवान ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। 12 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में वह फिर केंद्रीय मंत्री बने। रामविलास पासवान को राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वह देश के मूड को पहले ही भांप लेते थे और उसी के आधार पर फैसला लेते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता था कि रामविलास पासवान की मदद के बिना किसी भी दल की सरकार नहीं बन सकती थी। बिहार पुलिस की नौकरी को छोड़कर 23 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने रामविलास बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ थी। अस्वस्थ रहने की वजह से वे राजनीति में अब सक्रिय नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी। अब चिराग ही पार्टी को संभाल रहे थे। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नंदग्राम के लोहिया विहार में नगर निगम द्वारा तोड़े जा रहे मकानों के विरोध में लोहिया विहार संघर्ष समिति ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया। धरनारत लोगों ने जमीन को अपना बताते हुए निगम की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। यहाँ के लोगों ने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर वह अपनी जमीन नहीं देंगे। यह जमीन उन्होंने किसानों से खरीदी थी। नंदग्राम के लोहिया विहार में नगर निगम द्वारा तोड़े जा रहे मकानों के विरोध में लोहिया विहार संघर्ष समिति ने आंदोलन के 10वें दिन शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि निगम अधिकारियों ने फिर से उन्हें मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। स्थानीय पार्षद माया देवी ने कहा है कि वे इस मामले में जिला अधिकारी गाजियाबाद से मिलने आए हैं ताकि उनकी बात को प्रशासनिक स्तर पर सुना जाए व उसका कोई निस्तारण निकाला जाए। इस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दी। उसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज तक। अब हमने आज जो है डीएम साहब से मिलने का मन बना दिया है। आज हम डीएम साहब से मिलकर जाएंगे क्योंकि ये ज़मीन किसानों की है। ये ज़मीन किसानों से खरीदी गई। नगर आयुक्त साहब अपनी ज़मीन बताते हैं, एलएमसी की ज़मीन बताते हैं। तो आज हम इसका जो है पूरा करके जाएंगे कि ये ज़मीन जो है जो हमने किसानों से ली थी, तो उस टाइम पे नगर निगम या प्रशासन कहाँ था? क्यों उन्होंने इस चीज़ को नहीं पहले से देखा? आज जब 20 साल से यहाँ पर लोग बाग रह रहे हैं तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? आज क्यों एकदम अचानक से इन्हें 1-1.5 महीने 1 साल से याद आया जब वहाँ पोलिटिकल सेंटर बन रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो एलएमसी की ज़मीन है। धरना दे रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि वह इन जमीनों पर काफी सालों से रह रहे थे, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा। जब यहाँ प्लॉटिंग हो रही थी, जमीन बेची जा रही थी, तब नगर निगम के अधिकारी कहाँ गायब रहे? उनके पास उनकी जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। यह जमीन उन्होंने किसानों से खरीदी थी, तो फिर यह नगर निगम की कहाँ से हो गई? तो ये क्यों नहीं आए उस टाइम पे? क्यों नहीं देखा? क्यों गरीब आदमियों को मरवाया इन्होंने? काश ये पहले ही आ जाते तो जो ये गरीब आदमियों ने जो एक पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार को
का पेट काट काट के इन्होंने जो प्लॉट लिए और आज इन्होंने वो बनाए, तो आज ये नौबत नहीं आती जो इनके प्लॉट तोड़ने की नौबत आ गई आज। बता दें कि सारा विवाद नंदग्राम के लोहिया विहार का है, जहां कुछ समय पहले ही नगर निगम ने जमीन को अपना बताते हुए राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने के लिए खाली कराना शुरू किया था। जिस जमीन से निगम अवैध कब्जे हटा रहा है, वहां 101 मकान बने हुए हैं, जिनमें से 11 मकानों को ध्वस्त किया जाना है और 4 मकानों को ध्वस्त किया गया है। अभी 7 और मकान ध्वस्त होने हैं। मकानों को तोड़े जाने के विरोध में स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मोदीनगर में शुक्रवार को कपड़ा मिल क्षेत्र के व्यापारिक संगठन की कमेटी का गठन किया गया। साई मंदिर सभागार में आयोजित बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल ने संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने सभी व्यापारियों से एकजुट होकर अपनी समस्या व शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही। मोदीनगर में व्यापार मंडल के कई संगठन हैं, जिनके बीच समस्या व शिकायतों को लेकर एकमत नहीं हो पाता। यही कारण है कि व्यापारियों की समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं। तो फिलहाल बस आज इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।